नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा शाही डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स में फिर आपके पास हाजिर है। हम सब लोग आजकल जो न्यूज़ की सुर्खियां देख रहे हैं उसमें H3N2 के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है। तो क्या है ये H3N2? ये एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, एक फ्लू की तरह आपको अफेक्ट करता है और इस मौसम में इन्फ्लुएंज़ा के कई स्ट्रेन्स आते हैं एंड दिस इज़ वन अमंग्स दोज। तो क्या ये बहुत ख़तरनाक है? तो जी नहीं, ये ऐसा कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, ऐसा कोई पैनिक की सिचुएशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या इसका कोई रिलेशन कोविड के साथ है? देखिए, कोविड भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस है। कोविड बहुत घातक था, लाइफ थ्रेटनिंग था। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग वायरस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोविड के पैंडेमिक से निकले हैं तो हमारे अंतर्मन में एक बहुत डर आ चुका है। तो जी हाँ, इसके कई केसेस आने शुरू हो गए हैं और जितना कोई इन्फ्लुएंज़ा वायरस का स्ट्रेन नहीं स्प्रेड करता उसके कंपैरिजन में ये वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है अनडाउटेडली, बट इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग माइंडेड। अभी तक की स्टडीज़ के अनुसार ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं है। अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं? अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 451 कंफर्म केसेस H3N2 के हमको पाए हैं 2 जनवरी से 5 मार्च 2023 तक। उसके अलावा 3000 से ऊपर केसेस इन्फ्लुएंज़ा के सब टाइप्स के देखे गए हैं। इंडिया में लैब कंफर्म केसेस हैं जिनमें H3N2 भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा 2 डेथ्स हुई हैं H3N2 के चलते और वो दोनों डेथ्स एल्डरलीज में हुई हैं एंड कोमॉर्बिड्स में हुई हैं। यानी कि एक डेथ हरियाणा में हुई, एक डेथ कर्नाटका में हुई। जो व्यक्ति हरियाणा का था उसकी एज 56 ईयर ओल्ड पेशेंट जो कि कैंसर लंग से पीड़ित था, उनकी डेथ हुई। और कर्नाटका में एक 82 ईयर ओल्ड की डेथ हुई, जिनमें ये पुष्टि की गई है कि उन दोनों को H3N2 वायरस से वो संक्रमित थे। लेकिन जिनको कर्नाटका में हुई, ऑब्वियसली एक तो एज बहुत ज़्यादा थी 82 एंड दूसरा ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सेवरल अदर कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे कि वो डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे। तो और इसका क्या डिफरेंस है कोविड से? देखिए, कोविड में हम एक चीज़ बोलते थे कि बच्चों में ज़्यादा नहीं होगा, हमारे बच्चे बचे हुए हैं, बट इन्फ्लुएंज़ा वायरस बच्चों में भी उतना ही घातक हो सकता है। तो हु ऑल आर वल्नरेबल, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं H3N2 से संक्रमित होने के लिए, और वो कौन से लोग हैं जिनको कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ पर। तो देखिए, सबसे पहले छोटे बच्चों का है, बिकॉज बच्चे भी H3N2 से संक्रमित हो सकते हैं और द इन्फेक्शन कैन बी सिवियर ऑल्सो। ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन को अपने आप को संभाल के रखना है एंड ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी गिर जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी वो लोग हैं जिनमें एज डज नॉट मैटर, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटी से क्या मतलब मेरा निकलता है कि जिनको डायबिटीज़ है, या जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, या जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज COPD जिस तरीके की बीमारी ऑलरेडी है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इस तरीके की कैटेगरी के लोग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं H3N2 के होने के लिए, और हो जाने के बाद उनके केसेस बिगड़ने के चांसेस
इस तरीके के लोगों में ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इसमें किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? बहुत शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको खांसी, जुकाम, नज़ला हो रखा है, जब वो बोलते भी हैं तो उनके कुछ ड्रॉपलेट्स अगर आप उनको इनहेल कर लेते हैं या आप उनके नज़दीक हैं, उनके यूज़ किए हुए वस्तुओं को या कपड़ों को आप यूटिलाइज़ करते हैं, या जो आपकी सरफेस है अगर उसके ऊपर भी वायरस है और आप उसको छूते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले फीवर, 86% लोगों में फीवर सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है। गले में दर्द होना सबसे ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। गले में दर्द है, जुखाम है, ब्लॉक नोज़ है, आँखों में से पानी आ रहा है, फीवर आपको मैंने बताया ही कि है, और बॉडी एक्स, मसल पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, और कुछ लोगों में जो अब लेटेस्टली केसेस देखे जा रहे हैं उनमें निमोनिया भी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो मोर केसेस ऑफ निमोनिया आर सीन नाउ। कुछ लोगों में सांस लेने की दिक्कत, ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी पाई जा रही है। कुछ लोगों में वीजिंग भी हो रही है, यानी कि छाती में से सीटी की तरह आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन माइल्ड न्यूमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। और एक दूसरा सिम्टम जो बढ़कर आया है, देखिए, फीवर आपका 3-4 दिन में सबसाइड कर जाता है, लेकिन सूखी खांसी आपकी 3-3 हफ्ते तक भी रह सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। और 5वें-6ठे दिन से एक नया सिम्टम देखा जा रहा है, वो है कि ईयर ब्लॉकेज, कान बंद हो रहा है या कानों में एक ब्लॉकेज, बहरापन आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो नई पाई गई हैं, निमोनिया और ईयर ब्लॉकेज, ये 2 चीज़ें नई देखी जा रही हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कोई ऐसे लिखित में कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जिस तरीके के सिम्टम्स हैं उस तरीके से ट्रीटमेंट चलेगा। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली बहुत बेड्स का को सेपरेट करके रख दिया कि इन केस कहीं कुछ इस तरीके के केसेस बढ़ जाएं और हमें बेड्स की ज़रूरत पड़े तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन ज़रूर चेक करते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जाती है देन यू टॉक टू योर फिजिशियन, और अगर आपकी ऑक्सीजन 90 या उसके नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि आपको आईसीयू में एडमिट करना है या क्या करना है। ठीक है, तो स्पेशली वो लोग जो एस्थमेटिक हैं, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अपनी दवाइयाँ, अपने नेबुलाइजर्स, अपने इन्हेलर्स को रेगुलर लेने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की खांसी स्टार्ट हुई तो आप हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ चले गए। ICMR के निर्देश अनुसार एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं। सूखी खांसी लंबे समय तक चलेगी, आपको उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंटी एलर्जिक्स लें और अदरक शहद का सेवन कर सकते हैं। एंड और अपनी जो ब्लड प्रेशर है, अपनी जो शुगर लेवल्स हैं, इन सबको मॉनिटर करें और इन सबको पर बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान दें। अपने शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं दें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप संभल कर चलिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर फ्रेंड्स। तो प्रिवेंशन किस तरीके से करना है? प्रिवेंशन के वही नियम हैं, वही स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव क्राइटेरियाज हैं जो कि हम कोविड के लिए यूज़ करते थे। प्लीज़ वेयर योर मास्क। अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगा कर चलिए। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं
ओवर क्राउडेड प्लेसेस से थोड़ा सा बचिए। जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क लगा कर जाइए। बाहर से आते हैं या कहीं से भी आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथों को पहले धोइए। यू कैन यूज़ अल्कोहल से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नहीं तो साबुन पानी इज़ गुड इनफ, आप उससे अपने हाथ धोइए। और अननेसेसरी हाथ आपका कहीं पर लगा है तो अपने नाक, मुंह या आंख पर मत लगाइए, सो दैट यू डू नॉट लेट दोज जो ड्रॉपलेट्स गिरे हैं अगर वायरस के, तो वो आप, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट, आपके मुंह से या आपके नाक से या आपकी आंख से वो अंदर जा रहे हैं, तो आप उनको इस चीज़ पर ध्यान रखिए। तो बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, बच्चों को भी मास्क लगा के भेजिए। और यू कैन स्टार्ट विद एनी एंटी एलर्जिक अगर आपको ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, दिस विल गो अवे। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, अब गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, तो मिड मार्च या अप्रैल की बिगनिंग तक ये भी जो स्ट्रेन है, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी तब तक। सो इसमें पैनिक नहीं करना, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।